हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक हिंदी के आज के इस नए लेक्चर में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था नई कप्ता युग के बारे में। हमारा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास खत्म हो चुका था। अब हम लोग इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसकी बुक के क्वेश्चन को करेंगे। बुक के क्वेश्चन को करने के बाद में हम चलेंगे अपने हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का जो हम लोगों का पहला प्रश्न होने वाला है वो होने वाला है राजस्थानी भाषा गद्य की समय सीमा क्या है। मतलब राजस्थानी भाषा कब से कब तक मानी जाती है। तो राजस्थानी भाषा गद्य की समय सीमा 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक मानी जाती है। मतलब 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक जो भाग था वो उसे राजस्थानी भाषा का गद्य भाग कहा जाता है। फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आता है ब्रज भाषा गद्य की समय सीमा क्या है। मतलब अभी हम लोगों ने देखा था कि राजस्थानी भाषा की गद्य सीमा क्या है। अब हम देखते हैं ब्रज भाषा गद्य की समय सीमा क्या है। तो ब्रज भाषा गद्य की समय सीमा 14वीं शताब्दी से, मतलब 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक राजस्थानी भाषा की समय सीमा चला, और फिर 14वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक, यानी कि राजस्थानी भाषा के बाद में ब्रज भाषा का सूत्रपात हुआ या फिर ब्रज भाषा की समय सीमा स्टार्ट हुई। तो अब चलिए हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो आता है ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात कब माना जाता है। यानी कि ब्रज भाषा का सूत्रपात कब माना जाता है। तो ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 विक्रमी के आसपास माना जाता है। संवत 1400 विक्रमी के आसपास। ये ईस्वी नहीं, ये विक्रमी है। फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है। तो आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है नागरी परिचारणी सभा की स्थापना किसने की। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पेपर में हर बार पूछा जाता है कि नागरी परिचारणी सभा की स्थापना किसने की। तो नागरी परिचारणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की। किसने की? बाबू श्याम सुंदर दास जी ने। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो आता है हिंदी गद्य की विधाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हिंदी गद्य की विधाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला जो आता है वो आता है प्रमुख विधाएं, और दूसरा आता है गौड़ या प्रकीर्ण विधाएं। पहला जो हम लोगों का आता है वो आता है प्रमुख विधाएं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट विधाएं होती हैं, और फिर दूसरा आता है गौड़ या प्रकीर्ण विधाएं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि प्रमुख विधाएं और गौड़ या प्रकीर्ण विधाएं कितनी होती हैं। तो हम लोग बात करते हैं प्रमुख विधाओं की। तो प्रमुख विधाओं में हमारा आ जाता है नाटक आ जाता है, एकांकी आ जाता है, उपन्यास आ जाता है, कहानी आ जाता है, निबंध आ जाता है और आलोचना। ये सारी जो हमारी विधाएं हैं वो हमारी आती हैं प्रमुख विधाओं के अंदर। अब गौड़ या प्रकीर्ण विधाओं को देख लेते हैं। तो अब गौड़ या प्रकीर्ण विधाओं में आता है जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, पद्य साहित्य। ये जो सारी आती हैं वो हमारी आती है गौड़ विधाएं या प्रकीर्ण विधाओं में। प्रमुख विधाओं में नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि ये सब आते हैं। और गौड़ या प्रकीर्ण में जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, पद्य साहित्य ये सारी आती हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है नाटक किसे कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में पूछा गया है, नाटक किसे कहते हैं। ये 10th वालों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 10th वालों में जो आता है वो आता है केवल MCQ टाइप का, लेकिन जो 12th वालों में आता है उनमें रिटर्न करने के लिए आता है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारा आ जाता है नाटक किसे कहते हैं। तो रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। मतलब नाटक मतलब रंगमंच पर, यानी कि जो कोई स्टेज होता है उस पर जो अभिनय किया जाता है उसकी दृष्टि से जो रचना की जाती है, उसमें कई पात्र होते हैं। एक पात्र, जैसे आपको किसी नाटक में किसी का रोल देख रहा है तो कोई रोल किसी दूसरे का रहता है, कोई रोल किसी दूसरे का रहता है। तो जो रोल वाला एक्टिंग होता है रंगमंच पर जो किया जाता है उसी की दृष्टि से जो लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ जाता है उपन्यास क्या है। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ होता है सामने रखना। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सामने रखना। अर्थात किसी घटना को इस प्रकार से दूसरों के सामने रखना जिससे उसे प्रसन्नता हो। मतलब आपने अगर कोई घटना देखी, आपने कोई हंसी वाली घटना देखी, तो उसे दूसरों के सामने ऐसे बताना कि सामने वाला व्यक्ति हंसने लगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? उपन्यास बोलेंगे। तो उपन्यास किसे कहते हैं? किसी घटना की का जिक्र या किसी घटना को ऐसे बताना कि सामने वाले को खुशी मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उपन्यास बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कहानी किसे कहते हैं। तो जीवन की किसी मार्मिक घटना को या मार्मिक तथ्य को नाटकीय प्रभाव के साथ व्यक्त करने वाली एवं अपने आप में पूर्ण कलात्मक गतिविधि को कहानी कहता है। मान लीजिए इसका दूसरा नाम क्या है? आख्यायिका है। कहानी का दूसरा नाम क्या होता है? आख्यायिका। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है कि आख्यायिका कहानी का दूसरा नाम है। कहानी का दूसरा नाम क्या है? आख्यायिका।
तो कहानी क्या होती है, मान लीजिए आपके साथ कोई तथ्य हुआ है या आपके पास कोई घटना हुई है, तो उसे आप नाटकीय तरीके से मतलब बढ़ा चढ़ाकर बनाकर अपनी तरफ से उसको बताते हैं और यह अपने आप में पूर्ण हो, मतलब आप उसे पूरी बात बताते हैं, अधूरी बात नहीं, पूरी कहानी आप उसमें सुनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कहानी। इसका दूसरा नाम क्या है, आख्यायिका है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस कवि को निर्गुण के नाम से जाना जाता है, मतलब किस कवि को निर्गुण के नाम से जाना जाता है, तो द्विजेंद्र नाथ मिश्र को निर्गुण के नाम से जाना जाता है। किस कवि को निर्गुण के नाम से जाना जाता है, तो द्विजेंद्र नाथ मिश्र को निर्गुण के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आलोचना किसे कहते हैं, तो आलोचना किसी साहित्यिक रचना को भली प्रकार से देखकर उसके गुण दोषों को प्रकट करना, उसकी आलोचना करना कहलाता है। इसका दूसरा नाम समीक्षा है। आलोचना का दूसरा नाम क्या है, समीक्षा। आलोचना के दूसरे नाम को हम समीक्षा के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, किसी साहित्यिक रचना को, मतलब अगर कोई किसी ने कोई रचना की है तो उसे भली प्रकार से देखकर और उसके गुण दोषों को, मतलब आप लोगों ने उसे पढ़ा या उसे देखा तो उसमें जो गुण हुए या दोष हुए, जो उसकी अच्छाइयाँ हुई, जो बुराइयाँ हों, उसको जब आप किसी दूसरे को बताते हैं तो उसकी आलोचना करना कहलाता है, और इस विधा को हम बोलते हैं आलोचना। फिर चलिए हम और आगे देख लेते हैं। आगे आता है हम लोगों का निबंध किसे कहते हैं, तो निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सोष्टता और सजीवता के साथ किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। फिर निबंध के यहाँ पर चार भेद होते हैं, चार प्रकार के निबंध होते हैं। पहला होता है हम लोगों का वर्णनात्मक निबंध, दूसरा विवरणात्मक निबंध, तीसरा विचारात्मक और चौथा भावात्मक। वर्णनात्मक निबंध, इसमें किसी वस्तु को स्थित रूप से देखकर उसका वर्णन किया था। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, ये जो निबंध वाला है, वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध, ये हमारे चैप्टर में दिया हुआ है, मतलब हमारे पाठ में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, वरना ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है विवरणात्मक निबंध। इसमें किसी वस्तु को उसके गतिशील रूप में देखकर उसका वर्णन किया जाता है। फिर तीसरा जो आता है वो आता है विचारात्मक निबंध। इसमें विचार एवं तर्क की प्रधानता होती है। और चौथा और जो लास्ट आता है वो आता है भावात्मक। यह भाव प्रधान होता है, इसमें आवेगशीलता होती है। तो ये उतना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसको स्किप करते हैं यहाँ पे लिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट आता है जीवनी। जीवनी क्या है, तो किसी महान व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को क्रम से इस रूप से प्रस्तुत करना कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व निखर उठे, उसे क्या कहते हैं, जीवनी कहते हैं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में, किसी महान व्यक्ति है, तो आपको उसको जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक उसकी पूरी जीवन की घटनाओं को आप इस प्रकार से दूसरों के सामने लिखें कि वो व्यक्ति फेमस हो जाए या उसका व्यक्तित्व निखर उठे, तो उसे क्या बोलते हैं, जीवनी बोलते हैं। दो प्रसिद्ध जीवनी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला जो हम लोगों का आता है वो आता है आवारा मसीहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है, ये विष्णु प्रभाकर जी की क्या है, एक जीवनी है। ये कई बार पेपर में पूछी गई है कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है या आवारा मसीहा के राइटर कौन है, तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। फिर दूसरा आता है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही अमृत राय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। ये आवारा मसीहा और कलम का सिपाही विष्णु प्रभाकर और अमृत राय द्वारा लिखी गई दो जीवनियाँ हैं, और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछी गई है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है आत्मकथा किसे कहते हैं। तो कोई लेखक जब अपने जीवन में हुई घटनाओं का मार्मिक रूप से चित्रण करता है तो वह लेखक की कृति आत्मकथा कहलाती है। मतलब कोई लेखक है, वह अपने जीवन की सारी घटनाओं को अच्छे से बताता है तो उसे क्या कहते हैं, आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा मतलब अपने बारे में कथा, यानी कि खुद की कथा। तो प्रमुख कथा आत्मकथाएं देख लेते हैं। तो जैसे मेरी आत्मकथा है, इसको किसने लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। मेरा जीवन प्रवाह है, इसको लिखा है वियोगी हर जी ने। मेरी आत्मकहानी लिखा है बाबू श्याम सुंदर दास ने। मेरी असफलताएं लिखा है बाबू गुलाब राय ने। सिंह अवलोकन लिखा है यशपाल जी ने। जिसमें से आपको यहाँ पर मेरी असफलताएं और सिंह अवलोकन, ये दो रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती है, बाबू गुलाब राय और यशपाल जी की। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोगों का आता है अपनी खबर। ये रचना भी इंपॉर्टेंट है। इसके राइटर जो है वो है पांडे वेचन शर्मा उग्र जी। फिर आती है अपनी कहानी। अपनी कहानी किसने लिखा है, वृंदावन लाल वर्मा जी ने। फिर 60 वर्ष से एक रेखांकन, इसको लिखा है सुमित्रानंदन पंडित जी ने। और क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी ने इसको लिखा है। ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी ने। आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं आत्मकथा तक ही, मतलब आत्मकथा तक। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके बारे में हम और आगे यहाँ पर पढ़ेंगे, गद्यगीत यात्रा वृत्तांत क्या होते हैं। आज की वीडियो को यहीं पर स्किप कर ख़त्म करते हैं। तो अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए, इसकी पूरी PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नए लेक्चर में।